सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वेदांत दोग्धा गोपाल शब्द शास्त्रस्य पाणिनिः सर्ववेद गिरां दोग्धा विरजानन्दनन्दनः मोर्वीटङ्कार जन्मानं भीषणं धरं विद्विषाम् आर्तानां सान्त्वनं वन्दे तमानन्दं दयामयम् वन्दे दयानन्दं दयामयम्। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय आचार्य जी, आदरणीय श्री नरेश जी, प्रभात जी और अन्य सभी लोग जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, सभी को मैं अपना सादर प्रणाम, सादर नमस्ते अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, जब हम आजादी की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो जब जिक्र चलता है तो एक बहुत बड़ा छल जो हमारे साथ किया गया, हमारे देश के नेताओं ने खेला और हमें ऐसे गड्ढे में धकेल दिया जहां से निकल पाना हमारा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो रहा है। तो उस सारे इतिहास पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमने उन समस्त बलिदानियों को, वीरों को, जिनके रक्त के ऊपर तैर करके ये आजादी हम तक पहुंची थी, विस्मृत कर दिया। और हमारे लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि जिन वीरों ने अपने जीते जी जीवन में कभी सुख नहीं देखा, सदैव कष्टों को झेलते रहे, सदैव यातनाओं को झेलते रहे और मजेदार बात यह है कि अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए झेलते रहे, उनकी मृत्यु के उपरांत भी उनको वो सम्मान नहीं दिया गया जिसके वो अधिकारी थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कभी एक शेर लिखा था, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। ये उन्होंने अपनी पवित्र भावना के वशीभूत होकर के लिखा था, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि ना मेले ही लगे, ना निशा ही रहे। वतन के गद्दारों ने शहीदों के नाम मिटा डाले, चिता बेच डाली, राख बेच डाली, लिखे थे लहू से वो पैगाम मिटा डाले। इतिहास के साथ भयानक रूप से छल किया गया, कुछ सच्चाई जनता के सामने नहीं आने दी, लोगों को नहीं पता लगा वास्तव में इस स्वतंत्रता संग्राम में कितने लोगों ने आहुतियां दी हैं, कैसे कैसे बलिदान हुए हैं। आज इस थोड़े से समय में इसी पर हम विचार करेंगे। अपने वक्तव्य में आगे बढ़ने से पहले मैं महाभारत का एक प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूं। जिस समय पांडव लोग अपना वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे, तो वो यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद वाली घटना वहां पे आती है कि उनको पानी की प्यास लगी और वो अपने भाइयों को उन्होंने भेजा, तो यक्ष के प्रश्नों का उत्तर न दे पाने के कारण वो निश्चेष्ट होकर के गिर पड़े और अंत में युधिष्ठिर जाते हैं। तो यक्ष और युधिष्ठिर का जो संवाद होता है, उसमें यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि एक व्यक्ति कब मृत हो जाता है और एक राष्ट्र कब मृत हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने बड़ा कमाल का उत्तर दिया। उन्होंने कहा, सुनो, जो दरिद्र पुरुष होता है वो मरा हुआ समझा जाता है, और जो अराजकता जिस देश में होती है, जहां अराजकता का साम्राज्य होता है, वो राष्ट्र मरा हुआ समझा जाता है। व्यक्ति के मरने से संभवतः उतनी हानि ना होती हो जितनी के राष्ट्र के मरने से होती। और वास्तव में यही राष्ट्र में जो हमारे अराजकता थी, अंग्रेजों के शासन के समय में भी थी और उसके बाद भी रही, और एक बहुत भयानक षड्यंत्र के शिकार हम होते रहे। उस पर आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस समय में।
ये संयोग है, मुझे नहीं पता आचार्य जी ने ये या संयोजकों ने 31 जुलाई का जो समय है क्या सोचकर रखा था, लेकिन एक विचित्र संयोग बन गया। आज के दिन की इतिहास में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं, संभवतः उस ओर आपका ध्यान गया हो या ना गया हो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता। एक घटना तो है कि आज जन्मदिन है इस देश के यशस्वी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी का। इनके साथ भी छल किया गया और ये आर्य समाज की विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित थे, महर्षि दयानंद जी से बहुत अधिक प्रभावित थे। आर्य समाज के अधिवेशनों में, जलसों में जाते रहते थे और प्राय व्याख्यान देते रहते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुरुकुल कांगड़ी में भी जिस समय साहित्य सम्मेलन किया गया तो उसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी ने ही की। चलिए आज से लगभग 82 वर्ष पीछे, आज ही के दिन इस देश के सपूत क्रांतिकारी शिरोमणि और जिसने भारत की भूमि पर नहीं बल्कि अंग्रेज के घर में जाकर, लंदन में जाकर माइकल ओडायर को, जिसने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाने का आदेश देकर लगभग 1500 निर्दोष आदमियों को मौत के घाट उतरवा दिया था, उसकी छाती में गोलियां उतारी थी और आज ही के दिन उस वीर को फांसी हुई थी। 31 जुलाई 1940 को। और तीसरी घटना का जिक्र मैं आपसे अभी नहीं करूंगा, वो जब प्रसंग सुनाऊंगा कि वो तीसरी घटना महत्वपूर्ण क्या थी, उसी में उसको देखिएगा। जो आजादी के विरुद्ध हमारा शंखनाद था, जो लड़ाई थी, वो प्रारंभ होती है प्लासी के युद्ध से, जो 1757 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया था और जिसमें हम एक प्रकार से परास्त ही रहे थे। ये पहला प्रयास था आजादी के लिए बड़े स्तर पर। उसके उपरांत बंगाल सेना में विद्रोह होता है 1764 ईस्वी में, वो भी शक्ति के साथ दबा दिया गया और फिर पुनः बंगाल सेना की 15वीं बटालियन ने 3 सितंबर 1795 को फिर विद्रोह उसमें हुआ और उसको भी अंग्रेजों ने शक्ति के साथ दबा दिया। फिर मद्रास आर्मी का विद्रोह हुआ 1806 ईस्वी में, उसमें भी हम सफल ना हो सके। और ये क्रांति की जो ज्वाला थी, ये गुलामी के विरुद्ध जो शंखनाद था क्रांति का, वो लगातार चलता रहा और 1857 ईस्वी में एक बहुत बड़े विस्फोट के रूप में ये सामने आया। यद्यपि कुछ कारणों से वो संग्राम भी, जिसको लोग अंग्रेजों ने गदर का नाम दिया था, वो भी हमारा असफल रहा। उसमें भी कुछ उत्साही जोशीले नौजवानों को अपने जोश पर काबू न रहा। उसके लिए दिन जो निश्चित किया गया था वो 30 मई का दिन निश्चित किया गया था, लेकिन अपने जोश पर काबू न रखने के कारण मंगल पांडे से 10 मई को ही गोली चल गई और उस गोली चलने का परिणाम ये हुआ कि 20 दिन पहले, लगभग 21 दिन पहले वो क्रांति का जो सूत्रपात हो गया और बिना योजना के हुआ, इसलिए उसमें भी हम असफल रहे। यद्यपि अंग्रेजों को बहुत सारी अपनी शक्ति इसमें लगानी पड़ी, कुछ स्थानों पर वो भी विफल रहे, लेकिन अपनी इस हार का बदला लेने के लिए, अब सुनिएगा ध्यानपूर्वक मेरी बातों को, अपनी इस बात का बदला लेने के लिए, इस अपमान का बदला लेने के लिए और भारतीयों के दिल पर एक भय का साम्राज्य स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या क्या दमन चक्कर चलाया, उस बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। इसके लिए एक अंग्रेज अधिकारी सर चार्ल्स बॉल्स, उसने एक पुस्तक लिखी है इंडियन म्यूटिनी। उसके पेज 243-44 पर वो लिखता है, वॉल्यूम 1 में वो लिखता है कि हमने हिंदुस्तानियों से भयंकर रूप से बदला चुकाना शुरू किया। उनके गांव के गांव जला डाले,
उनके घरों में आग लगा दी और उनकी संपत्ति को लूट लिया, उनकी और महिलाओं के साथ अमानवीय यातनाएं देकर अत्याचार करके उनको अपमानित किया गया। और उन अत्याचारों की गाथा केवल कुछ गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये पूरा दमन चक्र चला और इलाहाबाद से लेकर कानपुर तक जो अत्याचार किए गए वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। आगे चल करके अपनी पुस्तक में वो लिखता है कि जनरल हैवलॉक और रेनॉल्ड की अध्यक्षता में सेना ने कूच किया और कानपुर में बहुत सारे लोगों को पकड़कर फांसी दी गई। उन्हें कानपुर में एक जगह जहां नीम के 7 पेड़ थे, वहां पे उनको लटकाया जाने लगा और कोई फांसी से उनको उतारने वाला भी नहीं था। उस स्थान पर वो 7 नीम के पेड़ों में से 3 नीम के पेड़ तो अब तक बचे हैं। पूरे गांव के गांव जला दिए जाते बिना किसी विचार के कि इन लोगों ने विद्रोह में भाग लिया था या नहीं लिया था, इस बात का कोई विचार नहीं किया जाता था। और बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, कोई ग्रामीण लोग हों, शहरी लोग हों, सबको इस अत्याचार का दंश झेलना पड़ा। एक 55 नंबर पलटन के कुछ लोग थे, उनको गिरफ्तार किया गया और एक किले में उनको कैद कर लिया गया। कानपुर की यह घटना है। अगले दिन उनको जो सजाएं दी जानी थी वो 10 तोपें वहां पर किले के सामने खड़ी कर दी गई और 10-10 लोग उस पंक्ति में से, जिसमें लगभग 9,000 सिपाही उन्होंने पकड़े हुए थे, उनमें से 10-10 करके निकाले जाते और तोप के मुंह पर बांध दिए जाते। और उसके बाद जो वहां पे उनका एक अधिकारी खड़ा था, वो अपनी तलवार हिलाता और इधर 10 की 10 तोपें गूंजती और उनके सब लोगों के चीथड़े हवा में से उड़ते हुए दिखाई देते। ये बातें आपको इतिहास में कोई नहीं पढ़ाएगा, कहीं नहीं लिखी मिलेंगी। और थोड़ी देर के बाद ये दृश्य दोहराया जाता और पूरी जनता को ये दृश्य देखने के लिए इकट्ठा कर लिया गया था कि देखो हम तुम्हारे इन सैनिकों के साथ और इन लोगों के साथ क्या व्यवहार करते हैं, ताकि अगली बार तुम कोई पग उठाने से पहले 100 बार सोचो। पूरे दिन ये प्रक्रिया चलती रही, अगले दिन भी चली, 3 दिन तक यही प्रक्रिया लगातार चलती रही। ये भयानक अत्याचार लोगों पर उन लोगों ने किए, उस कौम ने किए जो अपने आप को विश्व में सबसे अधिक सभ्य, सुशिक्षित और पढ़ी लिखी कौम जो कहती है, ये उनके अत्याचार थे। और आगे चलिए, एक दृश्य और दिखाता हूं, वो आज की तारीख से संबंधित है। आज के दिन जिस समय हम ये चर्चा कर रहे हैं बैठ करके, हमारा ये कार्यक्रम चला हुआ, आज ही के दिन लाहौर के किले में जो सैनिक बंदी थे, लगभग 2000 के करीब ये सैनिक थे, संदेह के आधार पर पहले तो इन सब के हथियार रखवा लिए गए थे, केवल संदेह के आधार पर। वो क्रांति की किसी लड़ाई में शामिल नहीं थे। उनसे हथियार रखवा लिए गए और उनको कैद करके लाहौर से अमृतसर लाया जा रहा था। तो जिस समय रावी नदी के तट पर वो पहुंचे तो उनमें भगदड़ मच गई और कुछ लोगों ने रावी नदी में छलांग लगा दी। वर्षा के दिन थे और रावी नदी अपने पूरे उफान पर बह रही, बहुत सारे लोगों को तैरना भी नहीं आता था। तो उन्होंने सोचा शायद कुछ बचकर बहाव के साथ जाकर दूसरे किनारे पर पहुंच जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य ने तो यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। कुछ किश्तियां पहले ही रावी के दूसरे तट पर मौजूद थी, जिनमें तोपें लगा करके और बंदूकें ले करके लगभग 90 सिपाही उनके स्वागत के लिए तैयार बैठे हुए। जो भी लोग नदी में आए या नजदीक पहुंचे, उन पर तोपें चलाई गई, कुछ को तोप से उड़ा गया और कुछ को गोली से भून दिया गया, और कुछ ऐसे थे जो एक बार छलांग लगाने के बाद रावी की नदी से बाहर नहीं आए, जल से बाहर दोबारा दिखाई नहीं दी। और आगे चलिए, जो लोग अरेस्ट किए गए, वहां पे गिरफ्तार किए गए, वो 282 लोग थे।
30 जुलाई को इनको गिरफ्तार किया गया था और आज 31 जुलाई है। 31 जुलाई को उनको सजा दी जानी थी। वहां से लेकर के 282 सैनिकों को लेकर के जिस समय वो चले, तो अमृतसर के पास एक स्थान पड़ता है अजनाला। कभी आप गए हो तो जरूर उस स्थान पे जाके देख के आना। अजनाला के तहसील जो नई बनी थी, कुछ तो थाने में बंद कर दिए गए, और जो थाने में नहीं आ सके तो एक नई तहसील बनी थी अजनाला में। अजनाला की तहसील का एक बुर्ज था। आप जानते हैं पुराने जो किले टाइप वो बिल्डिंगें बनाई जाती थी, उनके बुर्ज बनाए जाते थे, वो बुर्ज नया बना था। उस बुर्ज में उनको भर दिया गया, जो बहुत जिसमें मुश्किल से 25-30 आदमी आ सकते थे, उसमें 66 लोगों को ठूस दिया गया और भयानक वर्षा हो रही थी। वर्षा के कारण उमस इतनी ज्यादा थी कि बाहर खुले में भी सांस लेना मुश्किल हो रहा था, और उस बुर्ज में उन लोगों को ठूस कर बाहर से दरवाजा निकाल दिया, बंद कर दिया। और प्रातः काल उनका निर्णय होना था कि इनके साथ क्या किया जाएगा। प्रातः काल हुई, अगले दिन बकरीद थी, दरवाजा खोला गया तो उसमें कुछ लोग तो बाहर आ गए, उनको बाहर आने का हुक्म दिया गया, तो कुछ लोग तो बाहर आ गए। लगभग 21 लोग ही उसमें से बाहर आ पाए। जो बाहर आते उनको लाइन में खड़ा कर दिया जाता और थोड़ी थोड़ी देर के बाद गोलियों से उड़ाया जाना था। लेकिन बाकी जो लोग थे 66 में से जो 21 बाहर आ गए, जो बाकी लोग थे 45 लोग थे, वो बाहर नहीं निकलना चाहते थे। तो उन्होंने देखा भाई वो लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे, बार बार विचार करने पर, बार बार आदेश देने पर क्यों नहीं बाहर आए। भाइयों बहनों, 45 लोग दम घुटने के कारण, गर्मी के कारण सिसक सिसक कर कुछ अपना दम तोड़ चुके थे और कुछ मरी अधमरी हालत में तड़प रहे। उस पर भी उन लोगों को खींचा गया, घसीटा गया, मारा गया। ठोकरों से मारते हुए उनको आगे ले जाकर के खड़ा कर दिया गया और गोलियों से उनको भून दिया गया। मरे हुओं पर भी गोलियां चलाई गई। ये कष्ट उन लोगों ने सहे हैं। तो ये दमन चक्र उनका चलता रहा, लंबी गाथा है। इस घटना को पूरी यदि मैं व्याख्यान करने लगूं तो कम से कम 2-2.5 घंटे का समय मुझे चाहिए बताने के लिए। इसलिए संकेत रूप में संक्षेप में अपनी बात कहूंगा, जो समय मेरे लिए निर्धारित है उसी में बात करूंगा। तो ये दमन चक्र के कारण कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो गया। 1897 तक सब सामान्य रूप से चलता रहा और अंग्रेजों ने ये समझ लिया कि भाई अब तो हमारा जो साम्राज्य स्थापित हो चुका है, भारतीयों पर हमने जो अत्याचार किए उनका भय उनके मन में बैठ चुका है। अब हम पूरी शांति के साथ अपना साम्राज्य यहाँ पे कर सकते हैं, निष्कंटक राज भोगेंगे। 1897 में पुणे में प्लेग फैला, बहुत महामारी के रूप में। तो उस प्लेग की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए अंग्रेज सरकार की ओर से एक अधिकारी, मिस्टर रैंड उनका नाम था, उनको नियत करके पूना में भेजा गया। मिस्टर रैंड बहुत क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था। वो घरों की तलाशी लेते समय मान मर्यादा का, किसी की भी मान मर्यादा का बिल्कुल कोई ख्याल नहीं रखता था, कोई लिहाज नहीं करता था। और महिलाओं के साथ तो उसका जो व्यवहार था बड़ा क्रूर और अपमानजनक होता था। उसके चर्चा घर घर में होने लगी। तो पूना में उस समय एक परिवार रह रहा था, उसका चापेकर परिवार था। वो उस परिवार में 3 बेटे थे। परिवार के मुखिया का नाम हरिपंत चापेकर था। उनके 3 बेटे थे, बालकृष्ण, दामोदर और वासुदेव। तो ये चित्त पावन ब्राह्मण थे और महाराष्ट्र के चित्त पावन ब्राह्मणों में स्वदेश भक्ति का, क्रांति का, विरोध का भाव स्वभाव से ही पाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वीर सावरकर भी चित्त पावन ब्राह्मण ही थे और महाराष्ट्र से ही थे। तो ये तीनों भाई सेना में जाकर के प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते थे ताकि अपने देश की आजादी के लिए कुछ काम कर सकें। लेकिन इनके पिताजी थे, वो महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध कीर्तनकार थे। जगह जगह से उतरन आते रहते थे और वो अपने बच्चों को भी साथ ले जाते थे।
तो जिस समय वो कीर्तन करने जाते तो इनके बेटे इनके पीछे बैठे कोई ढोलक, कोई चिमटा, कोई खड़ताल इत्यादि वो वाद्य बजाते रहते थे। परिवार की आमदनी अच्छी हो जाती थी और गुजारा बहुत बड़ी प्रकार से चल रहा था। तो मिस्टर रैंड के जिस समय अत्याचार बढ़ने लगे तो बालकृष्ण ने ये कहा कि भाई इसका तो इलाज करना चाहिए। तो 12 जून 1897 को पुणे में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था और उस समय तिलक का जो समाचार पत्र था, केसरी नाम से वो समाचार पत्र निकालते थे और तिलक भी क्रांतिकारी विचारों के गर्म दल के नेता थे और उस पत्र में वो खुल करके अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लेख लिखा करते थे। तो शिवाजी के उत्सव को लेकर के, राज्याभिषेक के उत्सव को लेकर के तिलक जी ने अपने समाचार पत्र में विस्तृत रिपोर्ट छापी और लोगों से ये आह्वान किया कि जैसे श्री कृष्ण जी महाराज ने युद्ध भूमि में खड़े हुए अर्जुन को कहा था कि जब सामने शत्रु खड़ा हो तो हथियार उठाना ही धर्म होता है और यदि तुम मुझसे पीछे हटते हो तो कायरता का धब्बा लगता है, दाग लगता है। इस प्रकार की उसमें कुछ बातें थी। और 22 जून 1897 को महारानी विक्टोरिया का राज्याभिषेक उत्सव अपने पूना में बड़े उत्साह से धूमधाम से मनाया जाना था। तो रात के 9 बजे 2 अधिकारी मिस्टर रैंड और लेफ्टिनेंट एरेस्ट झूमते हुए अपने आए कहीं से, किसी कार्यक्रम से। उनको नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो अभी थोड़ी दूर ही जा पाए थे कि इधर से गोली चली और सीधी जाकर के मिस्टर रैंड की छाती को पार करके निकली और दूसरी गोली लेफ्टिनेंट एरेस्ट को लगी, वो भी ढेर हो गया। 40 साल के बाद 1857 की क्रांति के बाद 1897 में 40 साल के बाद जाकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट की छाती पर किसी ने ये पहली गोली दागी। मुझे अफसोस है इस बात का कि चापेकर बंधुओं को बिल्कुल भुला दिया गया। और एक बात से प्रसन्नता मुझे हुई पिछले 15 अगस्त को, जिस समय मोदी जी ने अपने भाषण में चापेकर बंधुओं का जिक्र किया और पहली बार किसी बड़े राजनेता के मुख से मैंने चापेकर बंधुओं का नाम सुना। तो धरपकड़ शुरू हो गई, मारो पकड़ो, कौन बदमाश है, किसने गोली चलाई, किसने क्या किया। तो चारों तरफ भाग दौड़ करने पर भी कुछ पता किसी का ना लगा। लगभग 6-7 महीने इस धरपकड़ में चले गए और उसके बाद एक गणेश शंकर द्रविड़ नाम का व्यक्ति था, जो था तो चापेकर बंधुओं का दोस्त ही, लेकिन उसने 20,000 रुपए के लालच में आकर के गद्दारी की उनके साथ और सरकार को पता दे दिया। बालकृष्ण गिरफ्तार हो गए। बालकृष्ण के ऊपर मुकदमा चला, फांसी की सजा दी गई। दूसरा भाई जो उनका दामोदर चापेकर था, वो सरकारी गवाह बन गया। ये उनकी साजिश थी, उनकी चाल थी। सरकारी गवाह बन गया और उसने कहा मैं तुम्हें सारा पता बताता हूँ और तुम इस ढंग से मेरे मुकदमा तो उसके ऊपर भी चला था, लेकिन सरकारी वायदा माफ गवाह बनने के कारण उसको छोड़ दिया गया। सरकार उस पर कम नजर रखती। अब समस्या थी कि बालकृष्ण को तो फांसी लगनी ही थी, अब उनका गणेश शंकर द्रविड़ का क्या किया जाए। तो क्योंकि वो पुलिस का एक प्रकार से मुखबिर बन चुका था दामोदर, पुलिस थाने में उसकी आवाजाही लगी रहती थी। जहां पे ये गणेश शंकर द्रविड़ रहता था, उसका एक मित्र भी साथ में था। तो वो रात के 9 बजे उनके घर पहुंचता है, कहता जी आपको उधर पुलिस स्टेशन में बुलाया है फला फला अधिकारी। तो किस लिए बुलाया है, कहते कोई पूछताछ करनी है। अब क्योंकि ये पुलिस के मुखबिर बने हुए थे तो पुलिस स्टेशन में जाना तो था ही। ये दोनों व्यक्ति घर से चले, अभी कुछ ही दूरी पर जा पाए थे कि इधर से गोली चली और दोनों को वहीं पे ढेर कर दिया गया और दामोदर भी खुल करके सामने आ गया। इसके बाद वासुदेव को भी पकड़ा गया और तीनों भाइयों को फांसी की सजा दी गई। तीनों को उनको मौत की नींद सुला दिया गया। लेकिन अफसोस है कि किसी इतिहास की पुस्तक में चापेकर बंधुओं का इतिहास आज तक हमारे सामने नहीं आ सका। कितने शर्म की बात है।
और एक घटना आपको सुनाता हूँ। समय तो बहुत तेज़ी से भाग रहा है, लेकिन और घटनाएँ ऐसी हैं कि उनको सुनाए बिना आपके सामने ये विषय स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि एक अमृतसर की वो बात है, जिस समय जलियांवाले बाग की ये कांड हो चुका था और वहाँ भी एक वही जो कांड था नंगा नाच था अपने वहशियत का, दरिंदगी का, वो ही दोहराया गया था। तो जलियांवाले बाग में ऊधम सिंह ने जब ये सभा हो रही थी वहाँ पे उसने लोगों को पानी पिलाने का काम लिया हुआ था। वो पानी पिला रहा था लोगों को। अचानक उधर से गोलियां चलने लगती हैं और लोगों में भगदड़ मच जाती है, किसी को कोई होश नहीं रहता है कि कौन कहाँ गया, क्या किया। तो देखते देखते लाशों के ढेर लग जाते हैं। ऊधम सिंह के चाचा जी, क्योंकि माता तो पिता तो इनके पहले ही जा चुके थे, ऊधम सिंह के जो चाचा जी थे उनमें उनकी भी हत्या इस जलियांवाला बाग के कांड में हुई थी। उसी समय ऊधम सिंह प्रतिज्ञा करता है और 20 साल बाद जा करके लंदन में, क्योंकि जो जिसने गोलियां चलाने 2 व्यक्ति थे, एक डायर नाम का जर्नल था वहां पे जिसने जो गोलियां चलाने में शामिल था, चलवाने में, और एक सर माइकल ओ डायर था जिसने उस समय गोलियां चलाने का आदेश दिया था। तो ये व्यक्ति अभी जीवित था और लंदन में एक कैक्सटन हॉल में एक सभा हो रही थी जिसमें जाकर के इसने भाषण देना था। ये भी वहां पे पहुंच जाता है और जिस समय वो व्यक्ति सामने मंच पर आता है उसी समय उसकी छाती में गोलियां उतार करके वीरता पूर्वक वहां खड़ा रहता है। इनको भी अंग्रेजों ने फांसी ही देनी थी। ये ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम भी कभी हमने नहीं सुना होगा, कभी उनके बारे में जाना नहीं होगा। सतेंद्र चाकी, कन्हई लाल दत्त, मनमथनाथ गुप्त, उल्लासकर दत्त, अवध बिहारी, मास्टर अमीर चंद, गेंदालाल दीक्षित। अरे गेंदालाल दीक्षित की मैं आपको क्या बात बताऊं। ये डीएवी विद्यालय लाहौर में अध्यापक होते थे। तो क्रांतिकारी विचारधारा रखते थे। क्रांतिकारियों के संपर्क में जिस समय ये आए तो नौकरी इन्होंने छोड़ दी और एक शिवाजी नाम का संगठन इन्होंने बनाया और उसमें जैसे शिवाजी अपना छापा मार युद्ध की नीति अपनाते थे, वही युद्ध नीति इन्होंने इसमें अपनाई। तो गद्दारों की गद्दारी के कारण ये भी पकड़ लिए गए और इनको जेल में रखा गया। जेल में भयानक इनको यातनाएं दी गई, अमानवीय अत्याचार किए गए, चमड़ी उधेड़ दी गई, बिल्कुल इनकी हड्डियां तक जिस समय नजर आने लगी तो किसी प्रकार से ये जेल से भागने में सफल हो गए। और रास्ते में भाइयों बहनों इन्होंने कहीं पे दम तोड़ दिया। पुलिस जब वहां पे उनकी शिनाख्त के लिए पहुंची, पहचान के लिए पहुंचती है, तो उनकी पत्नी को बुलाया जाता है। व्यवस्था देखिए हमारी, उनकी पत्नी को बुलाया जाता है और पत्नी से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे ही पति की लाश है। तो भय के कारण, दहशत के कारण पत्नी भी इनकार कर देती है कि मैं नहीं जानती कि ये किसकी। और गेंदालाल दीक्षित को लावारिस समझ करके उसको फेंक दिया जाता है। मदन लाल ढींगरा, जिसने करजन वायली की, करजन वायली कौन था? करजन वायली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया गवर्नमेंट ये था और सारी नीतियां इंग्लैंड में बैठ करके निर्धारित किया करता था। इसने भी मदनलाल ढींगरा ने भी उसी के घर में जाकर करजन वायली की हत्या की और मातृभूमि का वहां पे उन्होंने शीश ऊंचा किया। और मजेदार बात यह है कि मदनलाल ढींगरा के इस कृत्य की, इस काम की निंदा करने के लिए स्थान स्थान पर सभाएं होती हैं। भारत के जितने लोग लंदन में उस समय रह रहे थे उन्होंने एक सभा की और उन्होंने ये एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करना चाहा कि मदनलाल ढींगरा ने जो कुछ किया है वो बिल्कुल हम उसकी निंदा करते हैं। तो सर आगा खां उस सभा का संचालन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सभा सर्वसम्मति से
मदन लाल ढींगरा के कर्तव्य की निंदा करती है और ये प्रस्ताव पारित करती है। सावरकर उस सभा में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से नहीं, यदि निंदा का प्रस्ताव करते हो तो अपने स्तर पर करो, सर्वसम्मति से नहीं है। तो सभापति ने पूछा कि तुम कौन हो? कहा कि मैं सावरकर हूँ और इस बात का घोर विरोध करता हूँ। और जैसे ही सावरकर अपनी बात कह रहे थे खड़े होकर के, एक अंग्रेज उनके साथ खड़ा हुआ था। अंग्रेज ने एक मुक्का सावरकर के मुंह पे मारा और कहा कि देखो ब्रिटिश लोगों का मुक्का कैसे सीधा जाता है। सावरकर के साथ में एक व्यक्ति उनका सहायक खड़ा हुआ था, उसके हाथ में एक डंडा था। उसने वो डंडा उस अंग्रेज के सिर पर जोर से प्रहार किया और कहता, ये देखो हिंदुस्तानी डंडे का मजा भी चखो जरा। सभा विसर्जित हो गई, प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। भारत में तो उसका विरोध हुआ ही, वहां भी विरोध हुआ। और ये सावरकर, मदनलाल ढींगरा, मैडम भीकाजी कामा, लाला हरदयालय में, ये सब कहाँ रहते थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो महर्षि दयानंद के पटु शिष्य थे, उनके द्वारा जो उन्होंने इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, उसमें जाकर के ये लोग रहते थे। और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने एक ही शर्त पर इनको वहां पे रखना स्वीकार किया था कि तुम्हारे पढ़ाई का, रहने खाने का, भोजन का सब प्रबंध मैं करूंगा, लेकिन एक लिख करके तुम्हें देना होगा, शर्त करनी होगी मेरे साथ कि यहां से जाने के बाद, शिक्षा पूरी करने के बाद अंग्रेज सरकार की नौकरी नहीं करोगे। और श्याम जी कृष्ण वर्मा जो अद्भुत मेधावी के धनी व्यक्ति थे और महर्षि दयानंद की प्रेरणा से ही जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर के रहना स्वीकार किया था, उनका पूरा जीवन विदेश में ही बीता। इंग्लैंड में रहते रहे, पहले लंदन में रहते रहे, उसके बाद वो जेनेवा चले गए और जेनेवा में ही उनका देहांत हुआ। और एक उनके बेटी हुई थी जिसका मुख वो जीवन भर कभी देख नहीं सके। इन लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं भाइयों बहनों, आज हम उनका यदि मूल्यांकन करने लगेंगे, उनको देखने लगेंगे, तो हमें ये जरूर अनुभव होगा कि जो कुछ वो लोग कर गए हैं, उनका कोई जमीन का झगड़ा नहीं था, कोई अपने लिए नहीं था। जैसे एक योगी निष्काम भाव से अपने शरीर को ईश्वर के अर्पित करके अपने लक्ष्य की पूर्ति होती हेतु लग जाता है, ठीक उसी प्रकार से इन लोगों की दशा थी कि इन्होंने जान लिया था कि भाई आत्मा अमर है, शरीर बार बार जन्म लेते हैं, हम शरीर धारण करते हैं, छोड़ते हैं, शरीर का क्या मूल्य है। अब जब हम आज बात करते हैं और क्रांतिकारियों के विषय में सोचते हैं, लोगों को सिर्फ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव इत्यादि के नाम के अलावा किसी को कुछ नहीं पता। वास्तव में ऐसे हजारों हजारों व्यक्ति हैं जो अंधेरे कूप में धकेल दिए गए हैं और सरकार ने जानबूझ करके, उस समय की सरकार ने यह षड्यंत्र रचा कि लोगों को इनके वास्तविक इतिहास का कभी पता नहीं लगना चाहिए। अरे सुभाष चंद्र जैसा, बोस जैसा व्यक्ति, जो जिससे सरकार एग्रीमेंट करती है अंग्रेजों के साथ कि यदि 1999 तक वो हमें मिल जाता है तो हम तुम्हें सौंप देंगे, ये लिखित एक दस्तावेज है, इस समय जाहिर हो चुका है, कोई छिपा हुआ नहीं है किसी। ऐसा अद्भुत क्रांतिकारी व्यक्ति और उसके साथ इतना घोर अन्याय कि उसको 1900 आजादी हमें 1947 में मिलती है और वो 1999 तक उसको युद्धबंदी और गद्दार और एक उसकी श्रेणी में रखा जाता है, आतंकवादी की श्रेणी में रखा जाता है। विचार करके देखिए और अपने इस कर्तव्य को जानिए कि वो लोग क्या कर गए हैं, उनको उनका क्या उद्देश्य था और हम लोगों का क्या कर्तव्य बनता है। तो आइए इस पावन बेला में मेरा आपसे इतना ही कहना है, इतना ही निवेदन है कि कुछ तो उन वीरों का, उन बलिदानियों का कुछ तो अंश हमारे भीतर आना चाहिए। कुछ तो हमें अपने राष्ट्र की चिंता होनी चाहिए। अरे वेद में ऐसे हजारों हजारों मंत्र भरे पड़े हैं, अनेक स्थानों पर आया है, वयम तुभ्यम बलिहृदयस्याम माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। कितने वेद की प्रेरणाएं हैं, कितनी बातें हैं, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। उसी में अपनी बात को समाप्त करता हूं। आशा है कि सूत्र रूप में कहे हुए मेरे इन शब्दों का मूल्य आप अवश्य लगाएंगे और अपने इस देश को, जो हमारा कर्तव्य बनता है, महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, जिस देश की मिट्टी से अपना शरीर बना, पहले पालन पोषण होता
आया, आगे भी होगा। हम और आपको अति उचित है कि उसकी रक्षा सब लोग मिलकर के प्रीति से, तन मन धन से करें। ये महर्षि दयानंद के शब्द सदा याद रखने चाहिए। और ये जो पतन का कारण था, देखो एक बात चलते चलते और कहता हूं, बलिदान हुए, हत्याएं हुई, अत्याचार हुए, क्यों हुए, इस पर हमें विचार करना चाहिए। जब ये क्यों का उत्तर हम ढूंढना सीख जाएंगे तो हमारी बहुत सी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। खेद ये है, लोग ये कहते हैं कि गांधी को गोडसे ने मारा, ये तो पढ़ाया गया, पर क्यों मारा ये नहीं पढ़ाया गया। क्यों में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं भाइयों बहनों। इस क्यों का उत्तर खोजना सीखिए। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास आपके आगे खुला पड़ा है, उस पर दृष्टिपात कीजिए और अपने जीवन, जो उन शहीदों का ऋण है हमारे ऊपर, उसको उतारने का कुछ प्रयास कीजिए। आपने ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना। समय समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रमादित्य महाजन जी। सभी को सादर नमस्ते। आज हमारे बीच में आर्य प्रतिनिधि सभा हिमाचल प्रदेश के पूर्व महामंत्री श्रीमान फल सिंह आर्य, जिन्होंने अपना उद्बोधन दिया, उनके उद्बोधन से मैं समझता हूं कि हमसे रोंगटे खड़े हो गए होंगे। तो उन इस स्वतंत्रता संग्राम के वीरों का वर्णन किया, वो निश्चय ही हम सभी के को उन्नत करने वाला व्याख्यान था। रावल सिंह जी आर्य एक संदा को ही समझ सके, मैं सबकी उन विद्वत हम सभी कायल हैं। जब वो सुंदरनगर आर्य समाज प्रधान थे, तब भी उन्होंने इतने सुंदरता से अपने निर्वहन किया कि मैं समझता हूं कि उनका आभार किस तरह से व्यक्त किया जाए। उन्होंने अपने समय में अत्यंत 2 सम्मेलन यहाँ पर करवाए, जिनके साक्षी के हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने, और वो इतना सम्मेलन था कि उसमें भी हम यही इच्छा है कार्य हम कैसे आगे बढ़े, और एक ने ये प्रण किया था कि हम आगे तो ये अच्छा चाहेगा। अपने हमने उद्देश्य समझा कि हमें नहीं, परंतु फिर भी इन्होंने सभी हुए के सीधे हुए भी आज जो कहते हैं कि वो रेडी थे बारे में कुछ, परंतु असली हीरो जिन्होंने इच्छा की आगे के लिए कार्य से आर्य जी आप से हमको प्रेरित हो जाते को पुनः मैं हुए
पर बातचीत बोलो, आवाज साफ नहीं आ रही। अपनी अपनी संस्था में मैं ध्यान देता हूँ। मैं पुनः प्रभा जी को कहूंगा कि अगर संस्था उन पर पाया जाए और उनका प्रवचन आए, जो कि हमारे हर दिन में वो एक आग लगाए, हम आत्मा को कोई बात नहीं, आर्य नरेश काम्बोज जी समापन करा देंगे अगर नहीं आ रहे तो। अब काम्बोज जी प्रभा जी अब आ अनम्यूट गई करें। आवाज? हाँ अब कुछ क्लियर है जी, पहले नहीं आवाज आई। शायद लगता कि आवाज में समापन कीजिए जरा। आवाज नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम।